नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम इस स्टूडियो में अपने विशेषज्ञ मेहमानों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आप भी सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। इसके अलावा ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय रहेंगे प्रधानमंत्री मानधन योजना और इसके साथ ही हम बात करेंगे रेशम कीट पालन के बारे में। ये दो अहम विषय हैं जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। कॉल करने के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि फोन लाइन के जरिए ही बातचीत करें और टीवी की आवाज बंद रखें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि ईमेल के जरिए आप किस तरह से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल के जरिए सवाल भेजने के साथ ही इसमें अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर वाई.आर. मीणा, अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीणा आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर हेम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किसान जी। तो आइए हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमारा पहला विषय है प्रधानमंत्री मानधन योजना, तो आपको बता दें कि सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं किसानों के हितों के लिए चलाई जाती है। उसमें खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अगर कहे तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। किस तरह से, तो आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो डॉक्टर मीणा बताएं हमें कि ये जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है ये कब से चलाई जा रही है और खास तौर पर इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 से चालू की गई थी जी। और इस योजना का मकसद यही है कि हमारे जो किसान भाई हैं वृद्धावस्था में, जब वो उतनी क्षमता उनमें नहीं होती खेती किसानी के लिए, उतनी ताकत नहीं होती जी। तो वो वृद्धावस्था में उनको एक मदद मिल सके। और स्वैच्छिक योजना है ये। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के जो किसान भाई हैं और जो सीमांतर लघु श्रेणी में आते हैं, इसका मतलब उनकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है जी। वो इसके पात्र होते हैं। तो स्वैच्छिक का मतलब जो किसान भाई ज्वाइन करना चाहें, जो एलिजिबल हैं, वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे करके, कंट्रीब्यूशन या जो प्रीमियम हम बोलते हैं जी। उसका अगर हम बात करें तो जैसे 18 साल की उम्र में मान लो कोई किसान ज्वाइन करता है तो उसको प्रति माह 55 रुपए अपनी तरफ से लगाना होता है इसमें। और उतनी ही राशि केंद्र सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वो उस किसान के खाते में डालता है जी। इसी तरीके से मान लो कोई किसान भाई जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, 60 वर्ष तक ही इसमें प्रीमियम जमा होता है, तो उसको 200 रुपये प्रति माह देना होता है और 200 रुपये ही मंत्रालय उसमें डालता है। और जैसे ही 60 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं किसान भाई के, तो उनकी जो पेंशन मिलना चालू होती है वो 3,000 रुपये प्रति माह, यानी कि साल भर में 36,000 रुपये की किसान भाई को मदद मिलती है। तो निश्चित तौर पर 36,000 रुपये जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन योजना है, क्योंकि उनको 60 वर्ष के बाद इस योजना के तहत पेंशन की सुविधा मिलती है। और किस तरह से ये योजना काम करती है और आप इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री मानधन योजना, किसानों को भी पेंशन सुविधा। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने इस अभूतपूर्व सोच के साथ की किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन मिले। इसके लिए 2019 में किसान मानधन योजना की शुरुआत की। इस योजना में 60 वर्ष की आयु होने पर किसानों को न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। ये योजना उन किसानों के लिए अधिक लाभकारी है जो सिर्फ खेती किसानी पर ही निर्भर है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूजोत है। इस योजना में शामिल होने के लिए उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अंशदान की अवधि कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए।
योजना में शामिल होने और इसका लाभ लेने के लिए किसानों को हर माह 55 रुपए से 200 रुपए का मासिक अंशदान जमा करना होगा। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए या सालाना 660 रुपए होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपए महीना या 2400 रुपए सालाना योगदान करना होगा। पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा उसी के बराबर योगदान सरकार भी करेगी। इस तरह से 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर किसान को हर माह 3000 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी, जिससे किसान अपनी जरूरतें बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होती है। किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से कोई फीस नहीं देनी होती। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाता है। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन पाने का हकदार होगी। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले विषय का, रेशम कीट पालन के बारे में। आइए यहाँ पर जानते हैं। डॉक्टर हेम सिंह, जानना चाहेंगे आपसे कि कृषि से संबद्ध कई क्षेत्र हैं जो किसानों की आमदनी के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है, और अगर किसान इन क्षेत्रों से जुड़ते हैं तो ऐसे में अगर रेशम कीट पालन की बात करें तो ये विकल्प किसानों के लिए कितना लाभदायक है? जी, यदि किसान भाई हमारे रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो इसके 2 भाग हैं। एक तो हमें शहतूत का गार्डन लगाना पड़ेगा जी, और जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पत्तियां इकट्ठी हो जाएंगी तब हम रेशम कीट पालन करेंगे। तो कृषि विविधीकरण में जो हमारे किसान भाई हैं जो एक ही खेती करते हैं, उसमें यदि रेशम कीट पालन को भी साथ में यदि जोड़ लेते हैं तो उनकी जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी जी। तो इसमें पहले हम शहतूत के पौधे लगाएं। शहतूत के पौधे लगाने के लिए हमें जो प्रजाति हैं, जो साउथ इंडिया है हमारा, उसके लिए हम लगा सकते हैं S13, सिलेक्शन 13, कनवा 2 है, S54, S54 है, S36 है, बहुत सारी वैरायटी हैं। इनमें से कोई ले सकते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है उसके लिए हम ले सकते हैं TR10 ले सकते हैं, सिलेक्शन 146 ले सकते हैं, सिलेक्शन 1635 ले सकते हैं, और विशाला ले सकते हैं। एक विक्टोरिया 1 है जो साउथ इंडिया के लिए है। तो इन वैरायटी का हम गार्डन लगाते हैं। तो गार्डन में जो पौधे लगाते हैं वो हम एक 90 बाई 90 सेंटीमीटर पर डेंस जो गार्डन लगाते हैं, सघन वाला जो रहता है, और उसको हम ट्री में नहीं, केवल बुशेज में, झाड़ी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। जब पौधा हमारा लग जाता है तो उसको हम 45 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं, जिससे उसमें साइड की ब्रांच जो स्प्राउट होंगी उससे जो हमें पत्तियां मिलेंगी वो पत्तियां हम जो है उन्हें पौधों को जो कीट है उसके लिए खिलाते हैं। जितनी अच्छी पत्तियां हमारे पास होंगी उतना अच्छा हमें रेशम का प्रोडक्शन मिलेगा। पत्तियों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी क्वालिटी की पत्तियां हम कीड़े को खिला रहे हैं उतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। जब हमारी पत्तियां तैयार हो जाती हैं तो किसान भाई यदि इसका सीधा सीधा रेशो है 15 से 20 किलोग्राम पत्ती यदि किसान भाई के है तो वो 1 किलोग्राम कोकून का प्रोडक्शन कर सकता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो केवल किसान भाई के पास थोड़ी जमीन होनी चाहिए जिसमें वो शहतूत के पौधे लगा सके। बिल्कुल, तो विस्तार से जानेंगे रेशम कीट पालन के बारे में आज के इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। रेशम और इससे बने उत्पाद हमारे देश की पहचान है। मौजूदा समय में करीब 9.18 करोड़ लोगों को रोजगार देने में रेशम अपनी भूमिका निभा रहा है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। महिलाएं घर के कामों के साथ साथ आसानी से रेशम कीट पालन कर सकती हैं। वहीं 1949 से अपनी सेवाएं दे रहा रेशम बोर्ड इसे और सुविधाजनक बनाने का काम कर रहा है। रेशम कीट पालन की बात करें तो उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम 2 प्रकार का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। इस कीट को पालन के लिए सबसे जरूरी है शहतूत का पौधा, जो इस कीट का मुख्य भोजन है। इन कीटों का पालन शहतूत की पत्तियों पर किया जाता है। हालांकि इस कीट का जीवन काल ज्यादा नहीं होता, ये केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इन 3 दिनों के अंदर ही मादा कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से लेकर 400 तक अंडे दे देती है। फिर हर अंडे से करीब 10 दिन में छोटा मादा कीट लार्वा निकलता है। फिर ये मादा कीड़ा
करीब 40 दिन में ही लंबा और मोटा होने लगता है। ये कीड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों तरफ अपनी लार गिराता है, जिससे धागे का घोल बन जाता है, जिसे हम कोया या फिर कोकून भी कहते हैं। इसी कोकून से करीब 1000 मीटर लंबाई का रेशम का धागा मिलता है, जिससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो रेशम कीट पालन से जुड़ी ये थी एक अहम रिपोर्ट और इसके विषय के बारे में और भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इस बीच आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए, या फिर ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com पर सवाल भेज सकते हैं, या सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। मैम मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है, तो क्या इसमें एक घर में जितने भी सदस्य हैं क्या सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? पहला सवाल ये था जी। तो दूसरा सवाल ये था मैम कि जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है, इसमें कितनी राशि हमें जमा करनी है, इसको हम तय कर सकते हैं या फिर उम्र के हिसाब से होता है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सवाल है आपके, आइए इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर मीना बताएं। जहाँ तक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में मानदेय या प्रीमियम की बात है, तो 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान भाई इसमें पात्र हो सकते हैं, यानी वो एलिजिबल होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 18 वर्ष आपकी उम्र है तो प्रति माह आपको 55 रुपये फिक्स है, वो 55 रुपये आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा और उतना ही पैसा सरकार उसमें आपके खाते में डालेगी। मान लो आपकी आयु के आधार पर ही जो राशि है वो निर्धारित होती है। बिल्कुल, और आपकी 40 वर्ष अगर उम्र है तो 200 रुपये आपको प्रति माह देना होगा और 200 रुपये सरकार अपनी तरफ से उसमें डालेगी। जी, इसके साथ ही इनका सवाल ये भी था कि घर के कितने सदस्य जो है इस योजना से जुड़ सकते हैं? वैसे ये फैमिली पेंशन मैं कह सकता हूँ इसको, पति पत्नी में से कोई एक इसको ले सकता है। ठीक है। और क्योंकि वो जो जमीन का आपका 2 हेक्टेयर का क्राइटेरिया है, वो किसी एक, या तो पति ले सकता है या पत्नी उस पर लाभ ले सकती है। और फैमिली में नाबालिग बच्चे ये सब काउंट होते हैं, तो हर एक के लिए नहीं है। फैमिली में अगर 2 भाई हैं, अलग अलग रहते हैं, दोनों बालिग हैं, और 2019 की जो डेट जिसमें ये चालू की गई थी, उस टाइम उन दोनों के नाम से अलग जमीन है, तो दोनों भाई ले सकते हैं। लेकिन परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चे हैं, उसमें किसी एक को ये पेंशन, यानी कि जमीन के कागजात के आधार पर ही पेंशन जो है योजना से जुड़ा जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर मीणा विस्तार से जानना चाहेंगे कि इसकी पात्रता क्या है, कौन कौन से लोग इसके पात्र हो सकते हैं? पात्रता जैसे एक तो है लघु और सीमांत किसान। ठीक है। इसका मतलब 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन किसान भाई के पास होनी चाहिए उनके अपने नाम से। दूसरा, ऐसे किसान नहीं हो जो कोई और सिमिलर यानी इस तरह की योजना का लाभ ले रहे हों, जैसे श्रम मंत्रालय की कर्मयोगी योजना है जी। या दूसरी कई लाइफ इंश्योरेंस की स्कीमें हैं, उनका अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो ये इसका नहीं ले सकते। अच्छा। तो ये है। और दूसरा, उनके नाम से जमीन हो और जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो पासबुक है, आधार कार्ड है। इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर मीणा आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। रविकांत पाल जी इस वक्त हमारे साथ अमेठी उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविकांत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो रविकांत जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम, आवाज जब आ रही है। हाँ मैडम। जी जी जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, बताएं क्या जानना चाहते हैं। रविकांत जी टीवी की आवाज बंद रखिएगा, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। हेलो रविकांत जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो टीवी की आवाज बंद रखिएगा और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हेम सिंह, जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि अगर रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो पहली शर्त ये है कि शहतूत के बाग लगाने होंगे। तो ऐसे में कौन सा मौसम उचित होता है शहतूत के बाग लगाने के लिए, और किस तरह से जो बाग है उसका प्रबंधन करना होता है किसानों को? जी, जो किसान भाई हमारे रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मई जून का समय है ये बहुत अच्छा है। उसमें आप गड्ढे की खुदाई करें, 1 बाई 1 फीट आकार का गड्ढा खोदें और उसमें वर्मी कंपोस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो FYOM गोबर की खाद डालने के बाद
उसमें थोड़ा 20 ग्राम के हिसाब से फ्यूराडान डाल दें, जिससे कि यदि उसमें कोई कीट वगैरह होगा तो वो डिसइंफेक्ट मर जाए या उससे जो पौधे को नुकसान ना पहुंचाए। और जब बरसात होती है तो बरसात के समय में पौधे लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी पौधे बरसात के समय में पानी की आवश्यकता जरूरी है पौधे के लिए, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। और ये सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये यदि पौधे तैयार हो जाते हैं तो किसान के पास जो कृषि में जितनी भी फसलें हैं या जो भी हैं वो समय लेती हैं, केवल ये 30 से 35 दिन में कोकून बनने के बाद मार्केट में आप हार्वेस्ट करके और मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो किसान इतने कम समय में, और कोई दूसरी फसल नहीं है एग्रीकल्चर में जो वो कर सकें। तो पौधे जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। और वहाँ से जानकारी भी आप लें कौन कौन सी प्रजाति है। तो जहाँ S146 जो सबसे अच्छी वेराइटी है वो नॉर्दर्न इंडिया और हिल के लिए है, और कनबा 2 साउथ इंडिया के लिए है, और S13 साउथ इंडिया के लिए है। तो उनका पहले तो गड्ढे खोद लें किसान भाई, तो 2 बाई 1 मीटर 1 बाई 1 मीटर पे तो आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखें, और 2 मीटर उसका लाइन टू लाइन डिस्टेंस रखें। अच्छा। उसमें ये होगा कि इसमें जो एग्रीकल्चर की क्रियाएं हैं वो ट्रैक्टर चलाने के बाद उसे आराम से 2 मीटर में ट्रैक्टर निकल जाता है। तो किसान भाइयों को जो मैनुअली जो काम करना है उसका लेबर थोड़ा बच जाता है। और ये लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम्स है, इसमें बच्चे महिलाएं, क्योंकि पत्तियां तोड़नी है और कीड़े को खिलाना है। तो ये बड़ा इजी गोइंग काम है। किसान भाई एक झोपड़ी में कर सकते हैं, अच्छा। यदि घर में कोई एक रूम है तो उसमें कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारा जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। और जो आर्द्रता है वो हमारी 70 से 80% होना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर हेम सिंह और भी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हरि सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब जी, हमारे पास रेशम पालने के लिए शहतूत के पेड़ तो काफी है, ठीक है, लेकिन हमें ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बताएं। देखिए, समय समय पर ट्रेनिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी कराई जाती है, और केंद्रीय रेशम बोर्ड है, उसके ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस है सहसपुर देहरादून में। सहसपुर देहरादून में वहाँ भी ट्रेनिंग होती रहती है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आप कभी भी टाइम निकाल के सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम मेरठ आ सकते हैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। और ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय रीडिंग चल रही है। आपको अंडे भी मिलेंगे, आपको जो लार्वा है वो भी मिलेगा, और कैसे कोकून बनता है वो भी आप देख पाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है। यदि आप चाहें 2 दिन का यदि आपके पास समय है तो उसे जान सकते हैं। और जब कभी भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप हमारा नंबर वेबसाइट पर है, आप उससे देख के हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे यदि आप हमें कांटेक्ट रखेंगे तो। और बाकी विभिन्न प्लेस में और साउथ में तो बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अभी हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है इसमें जो सेरिकल्चर का है वो स्कोप कम है, कम लोग करते हैं। हालांकि प्रॉफिटेबल बहुत है जी, क्योंकि एक बार ट्री लगाने के बाद, एक बार पेड़ शहतूत का लगाने के बाद आप 10 साल तक कोई दूसरा काम आपको नहीं करना है। उसमें आप खुदाई करते रहिए, NPK डालते रहिए, यूरिया डालते रहिए, तो उससे ये होगा कि कंटिन्यू आपको 10 साल तक आपको पौधे लगाने की जरूरत नहीं है, पत्तियां मिलती रहेंगी। कितने पौधे लगाने होते हैं इसके लिए डॉक्टर हेम सिंह? एक एकड़ में यदि हम 90 गुणा 90 सेंटीमीटर पर लगाते हैं तो 12,450 पौधे लगते हैं। और यदि हम उसकी दूरी 60 बाई 60 सेंटीमीटर करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसका डिस्टेंस कितना रखते हैं। 1 बाई 1 मीटर पर लगाएंगे तो नंबर ऑफ पौधे और होंगे, 1 बाई 2 मीटर पर लगाएंगे तो नंबर ऑफ पौधे उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। हरि सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी तरह से हेलो किसान कार्यक्रम में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी।
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री मानधन योजना और इसके साथ ही रेशम कीट पालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर hellokisan2015@gmail.com पर आप ईमेल के जरिए सवाल भेज सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ लेने के लिए कौन सी नहीं होनी चाहिए, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए कि भूमि स्कूल होना चाहिए। नंदस्वरूप जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। आप प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में जानना चाहते हैं, कृपया अपना सवाल स्पष्ट तौर पर पूछें। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आदमी की होनी चाहिए, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, इसकी उम्र होनी चाहिए और जिसके पास होनी चाहिए जी। जो हम अब तक समझ पाए हैं, आप जानना चाहते हैं कि आयु कितनी होनी चाहिए और क्या शिक्षित होना चाहिए या नहीं। जी जी, डॉक्टर मीना बताएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 18 से 40 साल जिन किसान भाइयों की उम्र है और जो 2 या 2 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक हैं वो इसके पात्र हैं, तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। बाकी कितना पैसा जमा होता है वो उम्र के हिसाब से है। 18 वर्ष की आयु में आप शुरू करेंगे, प्रति माह 55 रुपये आपको जमा करने होंगे और अगर 40 वर्ष की उम्र में आप ज्वाइन करते हैं इसको तो 200 रुपये प्रति माह किसान को उसमें अंशदान देना होगा और उतनी ही मात्रा में सरकार अपनी तरफ से पैसा डालती है। जी डॉक्टर मीना, कई जो योजनाएं हैं वो तमाम किसानों के लिए चलाई जाती है, लेकिन खास तौर पे ये जो योजना है ये लघु एवं सीमांत किसानों तक ही सीमित है, इसकी कोई खास वजह? बिल्कुल, क्योंकि लघु और सीमांत किसान का मतलब जैसे मैंने बताया 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन वाले जो किसान हैं उनका ज्यादातर हाथ तंग रहता है पैसे के हिसाब से, उतनी आमदनी नहीं होती। तो छोटे और सीमांत किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है कि वो वृद्धावस्था में जब वो खेती करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है और कोई भी आमदनी नहीं हो तो कम से कम इस योजना के तहत जो किसान इसको ज्वाइन करते हैं उनको सालाना 36,000 रुपये यानी 3,000 रुपये प्रति माह, तो साल भर के 36,000 रुपये की एक आमदनी होती है अतिरिक्त। जो खेती है उनकी वो तो चलती रहेगी, तो उससे काफी सहूलियत मिलती है किसान भाइयों को। और वैसे ये स्वैच्छिक योजना है, ये कहीं किसी पर थोपी नहीं जा रही। जो स्वेच्छा से किसान भाई योजना का लाभ लेना चाहें वो इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर किसी किसान को लगता है कि हाँ ये योजना उनके लिए बहुत ही अच्छी है और उन्हें जुड़ना चाहिए, तो फिर वो कहाँ संपर्क करें? योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जो नजदीकी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर जो हम कहते हैं, वहाँ पर संपर्क करके और ये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए जमीन की खसरा खतौनी, पासबुक, आधार कार्ड, ये सब डिटेल लेके वो जाएं। 2 फोटो चाहिए, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर पर फ्री, यानी इनका किसान भाइयों को कोई पैसा नहीं देना, इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर वो पेंशन का कार्ड और एक यूनिक आईडी वो जनरेट होगी, वो इनको मिलेगा और फिर ये अपना कंट्रीब्यूशन समय समय पर जमा करते रहेंगे। तो 40 वर्ष तक इनको भुगतान करना होगा प्रीमियम का और 60 वर्ष की उम्र में 3,000 रुपये मिनिमम, मतलब 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन चालू मिलने लगेगा। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और रेशम कीट पालन की हम बात कर रहे थे। डॉक्टर हेम सिंह, बताया आपने कि किस तरह से जो शहतूत के बाग है वो लगाए जा सकते हैं मई जून के महीने में और इसके साथ ही रेशम कीट पालन की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा कि गैर शहतूती किस्में भी होती हैं, तो ऐसे में कौन से पौधे उसके तहत लगाए जा सकते हैं? साथ ही जैसे कि शहतूत के भी आपने किस्मों के बारे में बताया, क्या
कीटों के लिए भी, जो रेशम के कीट हैं उनके भी कुछ खास प्रजातियां होती है जिनका चुनाव करना होता है? जी, जो रेशम का कीट है, जो मलबरी वाला है, मलबरी जो हमारा जो सहतूत वाला कीट है उसकी प्रजाति हैं बहुत सारी। उसमें कुछ तो इंडिजीनियस रेस हैं जो पुराने समय से आ रही, निस्त्री। अब हाइब्रिड क्रॉस भी आ गए हैं कुछ। हाइब्रिड में निस्त्री क्रॉस निस्त्री का है, NB4D2 क्रॉस SS6 है, SS6 क्रॉस NB4D2 है, CSR1 क्रॉस CSR2 है, CSR2 क्रॉस CSR5 है, CSR2 क्रॉस हाइब्रिड क्रॉस है। जो हाइब्रिड क्रॉस हैं उनका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा मिलता है किसान भाइयों को। 100 DFL से यदि 100 DFLs की वो रियरिंग करते हैं, एक DFL में 250 से लेके 400 तक अंडे होते हैं। यदि 100 DFLs की वो रियरिंग करते हैं किसान भाई, तो लगभग 70 से 80 किलोग्राम उन्हें रेशम मिल जाता है। तो ये जो अच्छी जो इम्प्रूव प्रजाति है, जो हाइब्रिड प्रजाति हैं आजकल, उनका वो करना चाहिए। और बाई वोल्टाइन रेस जो है उसकी 2 से 3 फसल हम ले सकते हैं, और मल्टी वोल्टाइन की 4 से 5 फसल ले सकते हैं। जो बाई वोल्टाइन का कोकून है उसका मार्केट रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो क्वालिटी है रेशम की वो उसकी सुपीरियर क्वालिटी का रेशम रहता है, और उसका कलर जो होता है कोकून का वो सफ़ेद कलर का होता है। मल्टी वोल्टाइन रेस में जो कोकून है उसका कलर पीले रंग का होता है, और जो उसकी क्वालिटी होती है रेशम की वो इन्फीरियर क्वालिटी होती है। तो जो पौधों के उसके जो पत्तियां प्लस उसकी प्रजाति दोनों पर डिपेंड करता है। तो दोनों यदि हम अच्छे से रहेंगे, अच्छी किस्म के पत्तियां होंगी और अच्छी प्रजाति होगी, तो हमें रेशम का प्रोडक्शन ज़्यादा भी मिलेगा और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और क्वालिटी अच्छी होगी तो मार्केट में उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ध्यान इस बात का ज़रूर रखना चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता आपको मिले, और इसके लिए सही किस्म का जो चुनाव है करना बेहद ज़रूरी है। पेड़ के भी सही किस्म और साथ ही कीटों के भी सही प्रजाति का चुनाव। तो यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। नागेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मंडी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताएं। मैडम मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी, बताएं। मैडम मेरे घर के बिल्कुल साथ, हमारी जमीन के साथ रेशम के अंदर मोही है जी। ठीक है। जो कि पहले मंडी के अंदर पड़ता था, जिला रेशम अधिकारी मंडी जी। अब उसको उठा करके कांगड़ा बॉर्डर पे संधोल कर दिया जी। इससे मैंने ये चीज, लोगों की एक शिकायत है कि मंडी से उल्टा हमें अपने जिले से अलग करके एक जो बॉर्डर पे कर दिया, और जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट एक तो कम हो गया, दूसरा इसमें जो हमें रेट मिलता है वो 800-900 रुपए प्रति किलो मिलता है, जो कि पश्चिम बंगाल से व्यापारी लोग आकर के खरीदते हैं जी। तो इसकी जो मौसम की मार को झेलने वाली सुधरी हुई जो प्रजातियां हैं वो उनकी सप्लाई वो चाहिए, और इसके लिए हमें ये जो पुराने जो स्टाफ है उनको नए किस्म की जो ट्रेनिंग है वो नहीं है जी। जी जी ठीक है। तो वो भी होनी चाहिए। और रेशम के अंदर मोही में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, यहाँ पर करीबन 30-35 बीघे की जमीन है, वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि विभाग पूरी नहीं कर रहा है। बाकी सरकार फैसिलिटीज काफी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का रुझान इस तरफ जो है कम होता जा रहा है। बिल्कुल नागेंद्र जी, बहुत अहम बातों की तरफ आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, और खास तौर पे जो समस्या आपकी आ रही है, आप चाहते हैं कि मौसम की मार झेलने वाली प्रजातियों के बारे में आपको जानकारी मिले, और भी तमाम समस्याएं, आइए उसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर हेम सिंह, क्या सुझाव आप देंगे ताकि उन्हें अच्छे जो मार्केट में वैल्यू है, जो भाव है वो मिल सके? इसके लिए वो और क्या उपाय कर सकते हैं? जी नागेंद्र जी, देखिए जो प्रजातियां हैं, नई नई प्रजातियां बहुत सारी डेवलप की जा रही हैं। आप उन प्रजातियों को लीजिए, लेकिन आपके अपने जोन में नहीं है, थोड़ा सा आपको साउथ की तरफ रुख करना पड़ेगा। मैसूर वगैरह से आप लें तो आपको बहुत अच्छी प्रजाति मिल सकती है, क्योंकि वहाँ उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारा काम हो रहा है। और यहाँ यदि ग्रेनेज की बात करें तो यूपी में भी ग्रेनेज का काम हो रहा है, अच्छी प्रजातियों का डेवलपमेंट है। और देखिए जो आपकी समस्या है, जो आपका जो ऑफिस चेंज हुआ है वो साइंटिफिक रीजन से नहीं है, वो तो आपकी गवर्नमेंट की व्यवस्था है। उसका भी प्रयास किया जाएगा कि इस माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचे, और वो थोड़ा ध्यान दे कि उसका समस्या का समाधान हो सके। और जो नई तकनीकी है, नई तकनीकी में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें जो लगने वाले कीट और रोग हैं, तो सबसे पहले जो रोगों के लिए है, तो उसके लिए जो जहाँ भी आप रेशम कीट पालन कर रहे हैं उस रूम को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसको फॉर्मल्डिहाइड के 3% घोल बना के और स्प्रेयर से पूरी दीवारें और क्रैक्स एंड क्रेविसेस हैं जितनी भी उसमें वो हैं, उसके लिए पूरी तरह से तर कर दीजिए। और जो भी उपकरण आप उसमें, जैसे रियरिंग ट्रे, चंद्रिका
और आप जो भी यूज करते हैं उसको भी पूरा डिसइंफेक्ट करिए फॉर्मल्डिहाइड से। यदि फॉर्मल्डिहाइड से नहीं आपके पास अवेलेबल है तो एक ब्रंजक चूर्ण आता है, ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के 3% घोल से आप उसको पूरी तरह से धुल दीजिए और उसे सुखाइए धूप में, उसके बाद कीजिए। और जो आपका एंट्री गेट है, एंट्री गेट पर आप थोड़ा चूना डालिए जिससे कि इसमें बैक्टीरिया, वायरस, जो फंजाई से होने वाले जो कीट रोग हैं वो ना हो, क्योंकि यदि एक बार रोग लग जाता है तब बड़ा मुश्किल होता है। और पहले से यदि हम आपका सावधानी बरतेंगे तो उसमें कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो प्रोडक्शन होगा कोकून का वो अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो कीट है वो लार्वा यदि हेल्दी होगा और उसको अच्छा फूड दिया जाएगा तो आपका जो प्रोडक्शन कोकून की फॉर्मेशन होगी वो बड़ा कोकून साइज होगा। और एक सिंगल कोकून आप जानते ही हैं 914 मीटर लंबा धागा होता है, और यदि आप उस धागे को देखना चाहते हैं तो थोड़ा उसे बॉयल करें, इंटेक्ट करें तो एक एंड उसका आ जाता है और आराम से हम उसे निकल के उस धागे को हम देख सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। जी जी जी। तो नागेंद्र जी, उम्मीद है कि इन तमाम जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में और इसके साथ ही रेशम कीट पालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर hellokisan2015@gmail.com के जरिए आप अपने सवाल भेज सकते हैं। कई सवाल ईमेल के जरिए भी हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ सवालों को यहाँ शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है रमेश चंद जी ने और इनका सवाल है कि प्रधानमंत्री मानधन योजना का फैमिली आईडी गलत बनी हुई है। एसएस के अंदर कई केंद्रों पर फैमिली आईडी चेक करवाया, ये कैसे ठीक होगा, कृपया बताएं। जी डॉक्टर मीणा, तो इस तरह की अगर समस्या आ रही है कि आईडी गलत बनी हुई है तो क्या किया जा सकता है? इसके लिए जैसे मैंने कहा, कॉमन सर्विस सेंटर जो है, जनसंपर्क केंद्र, वहाँ पर जाकर के संपर्क करें, वो उसमें सुधार कर सकते हैं। और एक हेल्पलाइन भी है, जो कोई भी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए 1800 267 और 6888 ये टोल फ्री नंबर है, इसकी हेल्पलाइन है, तो इस पर भी बातचीत कर सकते हैं। और स्टेट वाइज नोडल ऑफिसर वो भी हैं,
तो नोडल ऑफिसर से भी संपर्क किया जा सकता है और अपनी समस्या का निदान किया जा सकता है। बिल्कुल। आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि रेशम कीट पालन करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, साथ ही इसमें कौन से रोग लग जाते हैं, रेशम को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। जी डॉक्टर हेम सिंह बताएं। जी, इसमें जो कुछ तो वायरस से फैलने वाले रोग हैं, ग्रेसरी और फ्लैचरी 2 रोग मुख्य रोग हैं। तो इनके लिए हम सावधानी, जहाँ भी हम रेशम कीट पालन करने जा रहे हैं या जो भी हम उपकरण उसमें यूज कर रहे हैं, तो उसको पहले डिसइंफेक्ट करें। और वो हम फॉर्मेल्डिहाइड से कर सकते हैं। उसका 3% सोल्यूशन बना के उस रियरिंग रूम को पूरी तरह से स्प्रे करके चारों तरफ से तर कर दें और 2 दिन के लिए बंद कर दें रेशम कीट पालन स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद जो भी उपकरण उसमें यूज कर रहे हैं, तो उन उपकरणों को भी हम पूरी तरह से स्प्रे करने के बाद उन्हें धूप में सुखा दें और उसके बाद हम इसे स्टार्ट करें। तो इसमें संभावना ये है कि उसमें थोड़ा सा भी इन्फेस्टेशन यदि क्रैक्स एंड क्रेविसेस में या उपकरण में है, तो वो सीधा कीट में चला जाता है। और कीट में चला जाता है तो वो बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है। बहुत सारे कीड़े ओवरनाइट खत्म हो जाते हैं, पूरी रात में ही खत्म हो जाते हैं। और यदि आपके कीटों में लग चुका है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि थोड़ा सा जो भी कीट है उनको हम अलग कर देते हैं। तो उन्हें वैसे अलग ना करें, उन्हें एक बाल्टी लें, उसमें थोड़ा चूना डालें या ब्लीचिंग पाउडर डालें। ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसमें अलग इकट्ठा कर लें। जो बीमार कीड़े हैं वो खाना बंद कर देते हैं और मुंह से एक लार्ज ऊजिंग निकालते हैं और उनका साइज बढ़ना बंद हो जाता है। तो ऐसी यदि स्थिति आपके कीटों में आ चुकी है, तो उसके लिए उन कीटों को हम दूसरे कीटों से अलग रखें। वैसे जो एग्स हैं, जो डिजीज फ्री लेइंग्स होती है, जो भी हम एग हैं, एग लेइंग होती है, उसके बाद उसका फीमेल का परीक्षण करते हैं कि यदि वो किसी बैक्टीरिया, वायरस या उससे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड है, तो उस तरह के जो एग्स हैं उन्हें हम कीट पालन में प्रयोग नहीं करते हैं। वही एग किसान भाइयों को दिए जाते हैं जो एग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनमें किसी तरह का इन्फेस्टेशन नहीं है। तो इन्फेस्टेशन यदि है तो आप उसमें यही करें, सबसे पहले उसे वो कर लें, फॉर्मल्डिहाइड से डिसइंफेक्ट करें। ना हो तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण आता है, उसका 2% घोल बना के उससे स्प्रे कर सकते हैं। और ब्रंजक चूर्ण प्लस चूना दोनों का 2 से 3% घोल बना के स्प्रे करें। तो ये जो होगा भी, इन्फेस्टेशन है भी यदि आपके यहाँ, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से यदि सावधानी बरतेंगे तो आपके कीटों में कोई भी रोग नहीं लगेगा। बिल्कुल। और अच्छे रेशम का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जी, तो अंकुर जी विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और किस तरह की सावधानी बरतनी जरूरी है अगर आप रेशम कीट पालन कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मीना आपसे जानना चाहेंगे कि प्रीमियम के बारे में आपने बताया प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए कि आयु के हिसाब से ये तय होता है कि कितना प्रीमियम देना है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो प्रीमियम है ये किस तरह से देना होता है। क्या ये मासिक यानी कि हर माह देना होता है या सालाना भी दिया जा सकता है, और साथ ही किस तरह से इसकी पेमेंट जो है, ये जो प्रीमियम है ये दिया जाता है। प्रीमियम की जहाँ तक बात है वो क्वार्टरली या 6 मंथली दिया जा सकता है। और कोई किसान भाई चाहे तो साल में एक मुश्त भी दे सकते हैं। बाकी क्वार्टरली और 6 मंथली ज्यादातर किसान पे कर रहे हैं। जी जी। इसके साथ ही जिस खाते में जो बाकी योजना के तहत उन्हें डीबीटी के तहत कई तरह की राशि मिलती है, क्या ये संभव है कि ऑनलाइन भी इसका जो ट्रांजैक्शन है वो किया जा सकता है? प्रीमियम किस तरह से दिया जाता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो खासकर जो लघु और सीमांत हैं, वो सभी उस श्रेणी में आते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उससे किसान भाइयों को जो पैसा मिलता है, तो किसान चाहे तो इसका प्रीमियम जो है सीधे उससे कटता रहेगा, उनको कभी जाके जमा करना या देखना उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो उससे डायरेक्ट पेमेंट होता रहेगा और जो उसका कंट्रीब्यूशन जाएगा वो उस खाते में जमा होता रहेगा। जी बिल्कुल। तो एक योजना का जो लाभ है उसे लेते हुए दूसरी योजना में जो राशि है वो दी जा सकती है और वृद्धावस्था के समय इसका लाभ लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। संदीप जी हरदा मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम ये शहतूत के अलावा और कौन सी पत्तियां हैं जो एक कीड़े को खिला सकते हैं? जी बताएं डॉक्टर हेम सिंह। बड़ा ठीक सवाल है किसान भाई का। यदि हम सहतूत रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो सहतूत की पत्तियां ही खिलानी पड़ेंगी, वो दूसरी पत्तियां नहीं खिलाता है। और दूसरा अरंडी जो है, चिया जिसे बोलते हैं जी, उस पर भी रेशम कीट पालन किया जाता है, लेकिन वो कपड़े बनाने के लिए नहीं। उस तरह का प्रोडक्शन होता है, टसर है, इरी है,
तो टसर और ईरी का हम प्रोडक्शन यदि करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो दूसरी पत्तियां हैं वो खिला सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इंफीरियर होती है और मार्केट में उसका सही दाम नहीं मिल पाता है जी। तो इसलिए हमारा जो देश है वो सहतूत का जो मलबरी का जो रेशम कीट पालन है उसमें दूसरे स्थान पे है, दुनिया में दूसरे नंबर पर है जी सहतूत है, और इसी की जो मार्केट है वो बहुत अच्छी है, तो इसका बहुत इजी गोइंग हो जाता है। और ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ सहतूत के पौधे को नहीं उगाया जा सकता है, बड़े आसानी से उग जाता है, बड़ा हार्डी प्लांट है, एक बार आप लगा दें तो आराम से लंबे समय तक चलता है जी। तो यदि इसको सहतूत वाला जो मलबरी सिल्कवर्म की बात करें तो इसे किसी दूसरे पेड़ की पत्तियां नहीं खिलाई जा सकती जी। तो संदीप जी, आपके सवाल का जवाब उम्मीद है आपको मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर हेम सिंह आपसे जानना चाहेंगे रेशम कीट पालन के बारे में, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल पहले यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं और क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम जी, रामपाल फड़ेती बोल रहा हूँ मैं गद्दर हरियाणा से। जी जी रामपाल जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैडम जी मैं पूछ रहा था कि ये जैसे ये मानधन योजना बताई, इसमें एज की लिमिट क्या है। जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें। जो ये मानधन योजना आपने बताई है मैडम जी, इसकी एज की लिमिट क्या है, किसान की कितनी अच्छा, उम्र खेत की लिमिट क्या है, यानी कि कितना जो खेत है वो कितना होना चाहिए, जमीन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इस योजना के तहत वो किसान आते हैं जो लघु और सीमांत हैं, यानी 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन किसान भाइयों के होती है, वही इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। बिल्कुल रामलाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये लघु और सीमांत किसानों के लिए ही खास तौर पे योजना चलाई जा रही है, तो 2 हेक्टेयर से कम अगर जमीन है आपकी तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मीणा और भी बताएं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर बात यह है कि किसान भाई स्वैच्छिक रूप से इस योजना को ले सकते हैं जो रुचि रखते हैं, और निश्चित तौर पर क्योंकि सीधे समझ में आता है, 55 रुपये मान लो एक 18 वर्ष का युवा किसान लगाता है इसमें, तो उतनी ही मात्रा में पैसा सरकार दे रही है, तो इसमें लाभ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो किसान भाई जो कंट्रीब्यूशन देते हैं सरकार भी उतना ही दे रही है, अल्टीमेट जो लाभ है वो किसान को 60 वर्ष की उम्र के साथ मिलना चालू हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी किसान भाई जो इस योजना के पात्र हैं, लाभ ले सकते हैं, उनको निश्चित तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में जो आपको 36,000 रुपये सालाना मिलेंगे वो एक बड़ी मदद होती है। तो कोई संदेह नहीं, ये काफ़ी लाभकारी योजना है, और जो किसान पात्र हैं उनको आगे बढ़ के इस योजना में अपनी मतलब जो अंशदान है या प्रीमियम है वो जमा करके और इसका अवश्य लाभ लेना चाहिए। उनको कोई इसमें पैसा नहीं खर्चना। उसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर फ्री रजिस्ट्रेशन करता है, और उसके बाद में आपका प्रीमियम, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आपको लाभ मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप फॉर्म भरेंगे वो सीधे उसमें से कटता रहेगा, और एक अच्छी खासी राशि आपकी 40 साल तक जो भी जमा होगी उसी हिसाब से आपको पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह मिलना चालू होगा 60 वर्ष की आयु में। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पे लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ गोंडा उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो आनंद जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो आनंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर हेम सिंह आपसे रेशम कीट पालन के बारे में जानना चाहेंगे कि बताएं कि किस तरह की प्रक्रिया होती है। आपने बताया कि एक बार पौधे लगा लिए, जो पत्ते हैं वो भी अच्छे आ गए हैं, और इसके बाद जो कीट है ये कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसके बाद की प्रक्रिया किस तरह की होती है? जी देखिए, ये जो रेशम के अंडे हैं उसे ही हम सिल्क सीड कहते हैं जी। तो रेशम के अंडे जो उत्तर प्रदेश में तो व्यवस्था ये है कि हर मंडल लेवल पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर, उपनिदेशक सेरिकल्चर रेशम बैठते हैं, तो वहाँ से बहुत सारा ग्रेनेज की वो व्यवस्था करते हैं। यदि कोई किसान चाहता है तो कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं। एक समग्र रेशम विकास योजना है, उसमें रेशम कीट पालन के लिए जो उपकरण की ज़रूरत होती है, या जो भी हमें वो चाहिए, जो हाउस बनाना है, कीट पालन गृह बनाना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है। और उसके यदि नए किसान भाई स्टार्ट करना चाहते हैं और वो उस योजना से नहीं जुड़ना चाहते, तो उनके घर में कोई भी एक रूम है या एक झोपड़ी है
तो उसमें, और एक रियरिंग ट्रे आपको लकड़ी के बना सकते हैं जो 2.5 बाई 4 साइज के फिट के रहते हैं, और उसमें हम नीचे पेपर बिछाने के बाद पहले जो अंडे हैं उन्हें बिछा देते हैं, और चाकी कीट पालन करने के बाद जब वो हमारा 10 दिन पुराना लार्वा हो जाता है, उस लार्वा को हम रियरिंग रूम में ले जाते हैं। तो रियरिंग रूम में ले जाने के बाद हम उसके लिए कंटिन्यूस दिन में 4 बार पत्तियों को, सॉफ्ट पत्तियां जब छोटी अवस्था होती है तो हम उसको मुलायम वाली काटने के बाद दिन में 4 बार पत्तियां देते हैं, और जब वो 10 दिन का हो जाता है तो उसके बाद हम 3 बार, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम पत्तियां काट के खिलाते हैं। ये लगभग 25 दिन में, 20 से 25 दिन में वो कोकून फॉर्मेशन के लिए चला जाता है। तो चंद्रिका, एक जो चंद्रिका होती है, जाली होती है, एक प्लास्टिक की भी होती है और लकड़ी की भी, जब ये कीट पूरे जो मैच्योर अवस्था में पहुंच जाता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है और वो खाना बंद कर देता है, और अपने मुंह से एक लिक्विड निकालता है जो हवा के कांटेक्ट में आने पे एक धागे में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो चंद्रिका में लगभग 1 स्क्वायर फीट में हम 45 से 50 कीड़े रखने के बाद पेपर से ढक देते हैं, क्योंकि वो अंधेरे में अच्छा कोकून बनाता है, और ये प्रक्रिया 5 से 7 दिन में कोकून बना के तैयार हो जाता है। माफ कीजिएगा डॉक्टर हेम सिंह, यहाँ पर आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। राजेश गोयल जी इस वक्त इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी राजेश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम जी मेरा ये सवाल है कि मतलब जैसे मानधन योजना में जिसकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है, 42 से 43 हो गई है, तो अब उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, मतलब आधे ही तो गए हुए हैं, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है, या उनकी। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं, अगर 40 से ज्यादा उम्र हो गई है तो क्या कोई प्रावधान है या नहीं, डॉक्टर मीना बताएं। नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये जो आयु की सीमा निश्चित की गई है उसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष के किसानों को ही रखा गया है। आगे हो सकता है कोई ऐसा संशोधन हो, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था इस योजना के तहत नहीं है। जी बिल्कुल राजेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के साथ यहाँ पे हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप जुड़े रहें दूरदर्शन किसान के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। जी हाँ, फोन इन कार्यक्रम है हेलो किसान, जिसमें खास तौर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं रेशम कीट पालन के बारे में, साथ ही प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में भी हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं
हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हेम सिंह, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि किस तरह से जब रेशम कीट पालन करते हैं तो उसमें कोकून तैयार होता है। अब इस कोकून से रेशम बनाने की प्रक्रिया किस तरह की होती है? जी जी, देखिए मैडम, इसके बाद जो रीलिंग टेक्नोलॉजी है, एक इक्विपमेंट का वो आ जाता है। तो रीलिंग टेक्नोलॉजी में ये जो कोकून्स हैं, कोकून्स को हम बॉयल वाटर में डालते हैं और बॉयल वाटर में डालने के बाद इसका एक धागे का एक छोर मिल जाता है, एक एंड मिल जाता है और उसको हम रीलिंग मशीन पर निकाल देते हैं और रीलिंग मशीन फिर उसको एक पूरे धागे को इकट्ठा करने के बाद फिर कन्वर्ट कर देती है। यदि जो किसान भाई हमारे रीलिंग टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ करते हैं, रीलिंग करने के बाद धागा मार्केट में बेचते हैं, तो उन्हें जो उनका जो आमदनी है वो कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि कोकून है, कोकून का रेट तो मार्केट में करीब 1000 रुपये पर केजी है बाय वोल्टाइन का, और जो मल्टी वोल्टाइन है, जो बहुप्रिज्म वैरायटी है, उसका 500 से 600 किलो केजी पर केजी के हिसाब से अब मार्केट में मिलता है। यदि थोड़ा सा इसमें हम टेक्नोलॉजी लगाने के बाद रीलिंग कर दें तो रीलिंग के जो धागा एक निकलता है उसी के 3-4 धागे बनाने के बाद हम उससे हम वेविंग भी कर सकते हैं, यानी कपड़ा भी बना सकते हैं। तो यदि किसान भाई इसको रीलिंग करने के बाद धागे को बेचेंगे तो उन्हें उससे ज्यादा होगा। इसका मेडिसिनल यूज भी है। कह सकते हैं कि अगर रेशम कीट पालन कर रहे हैं तो कोकून भी बेच सकते हैं और इसके साथ ही धागे भी बेच सकते हैं, उनके पास ये भी विकल्प है। जी, तो उसका जो धागा है, धागा निकाल के बेच सकते हैं। और जो कैटरपिलर्स है उससे मेडिसिनल यूज भी है। जो इंटरनल स्टिचिंग होती है, जो धागे जैसे कोई ऑपरेशन होता है बॉडी का, तो उसमें अंदर जो टांके लगाए जाते हैं तो वो इसकी गट को कट करने के बाद उससे धागा बनाया जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाता है कुछ समय के बाद। अच्छा, तो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाता है मेडिसिन, तब तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। यदि हम उसको मेडिसिनल यूज के लिए हम धागा प्रिपेयर करें, जो इंटरनल बॉडी पार्ट है उसमें स्टिचिंग के काम आए, तो वो भी यूज हो सकता है। इसके कोकून में जो प्यूपी निकलता है वो क्रूड प्रोटीन्स है, उसमें बहुत सारी जो आपको बहुत सारे बूस्टर डोज वगैरह जो आती है उसमें उसको बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। जी, तो इससे इस तरह से यह है कि इसका कोई भी बाय प्रोडक्ट बेकार नहीं है। जो पत्तियां बच जाती हैं खाली उसको हम इकट्ठा करते हैं और जो केंचुए हैं, केंचुए डाल देते हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। यदि हम इसको इंटीग्रेट करें, जैसे फिश फार्मिंग के साथ इंटीग्रेट करें, तो उसका जो पत्तियां बची या जो एक्सट्रीटा बचा वो हम पॉन्ड में डाल देते हैं। वो मछलियों का फीड है, मछलियां उसे खाती हैं और अच्छा प्रोडक्शन होता है। और इसका जो कोकून है, कोकून का जो बाकी जो फरास बच जाता है उसका भी धागा बनने के बाद कपड़ा बनता है। तो इसमें कोई भी जो इसका बाय प्रोडक्ट है, और जो शहतूत की टहनियां बची हमारे पास, टहनियों की टोकरी बन जाती है और टोकरी से जो मार्केट में आप जाते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, आम है वगैरह, उनको एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में काम आती है। आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे सामान शहतूत की लकड़ी से बनते हैं। तो आप किसान भाई, हम इसका जितना ज्यादा, ये एक पंथ कई काज है। केवल रेशम कीट पालन के जरिए भी कई तरह की और चीजों से भी जुड़ा जा सकता है और इससे लाभ या मुनाफा कमाया जा सकता है। जी, और चलते चलते डॉक्टर मीना, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में। हमारे किसान साथियों को आप चलते चलते क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे मानधन योजना से जुड़ने के लिए? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें कहीं कोई नुकसान का सौदा नहीं है। जो भी किसान भाई इसके पात्र हैं, निश्चित तौर पर उनको इससे जुड़ना चाहिए। कभी भी किसान को मान लो जो इस योजना में बीच में अगर किसी तरह से मूड बनता है कि नहीं उनको कंटिन्यू करना, पीछे हटना है, तो वो ये भी प्रावधान है इसमें। उनको जो बैंक में इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से इनके ब्याज सहित पैसा वापस मिल जाता है। कभी मान लो कोई किसान भाई की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है बीच में, तो उनकी पत्नी या अगर पत्नी मेंबर है वो लाभ ले रही है तो पति को उसका लाभ मिल सकता है 50% के हिसाब से, और या जो नॉमिनेट किए जाते हैं उनको लाभ मिलता है। तो इसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और कोई कहीं घाटे का सौदा नहीं है। मैं किसान भाइयों को यही अर्ज करूंगा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से आवश्यक रूप से आप जुड़ें और ये वृद्धावस्था में आपके लिए जो 36,000 रुपये सालाना मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी राशि होती है। उससे आप अपना जो जीवन यापन है वो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वाई.आर. मीणा और डॉक्टर हेम सिंह, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें इस कार्यक्रम के दौरान दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आपने सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में, और इसके साथ ही रेशम कीट पालन के जरिए किस तरह से आप बहुत ही अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी उसके बारे में आपको बता देते हैं। विषय है फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग,
और इसके साथ ही बातचीत की जाएगी सेब के बागों की देखभाल के बारे में। तो कल के कार्यक्रम में इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस दौरान आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो आप ईमेल भेज सकते हैं अपने सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा आपको बता दें, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनसे भी आप जुड़े रह सकते हैं, जहां पर आप अपने वीडियो संदेश भी भेज सकते हैं सवालों के, और इसके अलावा सवाल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। 1800-1130-60 पर आप कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।